अब आगे जो इनके साथ होने वाला है उसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आप बाहर निकलने की जद्दोजहद में हर कैरेक्टर अपनी अलग जिंदगी जी रहा था। जिंदा रहना ही यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि रात होते ही सड़कों पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स घूमते थे जो कि दिखने में तो बिल्कुल इंसानों जैसे थे, लेकिन इंसानों के भेष में छुपे खौफनाक दरिंदे थे। अब क्या ये लोग इस टाउन से कभी बाहर निकल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत बॉयड को दिखाते हुए होती है। जादुई पेड़ के अंदर घुसते ही बॉयड चारों तरफ से बंद एक जगह पर फंस गया था। बॉयड लगातार सारा को पुकार रहा था, क्योंकि आखिरी बार वही उसके साथ थी, लेकिन ऊपर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। बॉयड उससे मदद मांगता है और आदमी एक रस्सी नीचे फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम टबिथा को देखते हैं, जो कि गड्ढा खोदती हुई नीचे गिर गई थी, और तभी उसके पास विक्टर आया था। दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स की गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये वही जगह थी जहां वो मॉन्स्टर्स सोते थे। आगे बढ़ते हुए विक्टर एक डॉल को देखता है और उसे देखते ही विक्टर एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अब विक्टर इस टाउन में बचपन से ही फंसा हुआ था, इसीलिए ये डॉल उसकी सबसे बुरी यादों में शामिल थी। लेकिन टैबिथा उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है, क्योंकि आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स सो रहे थे। इनकी जरा सी गलती की सजा सीधा मौत होगी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जेल जैसे छोटे सेल बने हुए थे, और तभी एक बॉल बाहर आकर पत्थर के ढांचे को नीचे गिरा देती है। टैबिथा अंदर झांकने की कोशिश करती है और तभी वहां पर उसे एक डरावनी बच्ची दिखाई देती है। डर के मारे टैबिथा आवाज कर देती है, जिससे सभी मॉन्स्टर्स नींद से जाग जाते हैं। गनीमत ये रही कि सही मौके पर टैबिथा को रास्ता मिल गया और दोनों भागते हुए गुफाओं से बाहर निकल गए। वहीं टाउन के अंदर यात्रियों से भरी हुई एक बस पहुंची। बस के अंदर एक लड़का एल्जिन ड्राइवर को बस रोकने के लिए कह रहा था, जैसे वो इस टाउन के बारे में पहले से ही जानता है। लेकिन एक लड़की मैरियल उसे शांत करती है। वहीं जिम को अभी भी लग रहा था कि उसकी पत्नी टबिथा गड्ढे के अंदर ही फंसी हुई है, लेकिन टबिथा तो विक्टर के साथ बाहर निकल चुकी थी। अब जिम की मदद करने के लिए बारटेंडर टॉम और बस से दो लड़के आते हैं, और जब सभी मिलकर मलबे को हटा रहे थे तभी सारा घर अचानक से उनके ऊपर गिर गया। खुशकिस्मती से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और एक लड़का रैंडल पहले ही बाहर निकल गया। अब जल्द ही सूरज ढलने वाला था और इतनी जल्दी ये सभी मिलकर भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए डोना इन्हें अच्छे से ढककर रात भर ऐसे ही छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद डोना सभी बस यात्रियों को टाउन के बारे में सब कुछ बता देती है कि रात होते ही कैसे यहाँ मॉन्स्टर्स घूमते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सभी वापस से बस के अंदर चढ़ने की तैयारी करने लगते हैं। गुस्से में डोना अपनी गन निकालकर बस के टायर पंचर कर देती है। अब गोली चलते ही कुछ लोग इधर उधर भाग जाते हैं और बचे हुए लोगों को डाइनर के अंदर भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉयड रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर बॉयड को एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ मिलता है। हैरानी की बात ये थी कि अगर ये आदमी बंधा हुआ था तो रस्सी किसने फेंकी थी। बॉयड के हाथ में गन देखकर आदमी मौत की भीख मांगता है, क्योंकि वो कई सालों से बस ऐसे ही बंधा हुआ था। आदमी बताता है कि वो भी इस टाउन में फंस गया था और बॉयड की तरह जादुई पेड़ से होता हुआ यहाँ पहुँच गया, लेकिन उसे यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स से भी खतरनाक चीजें मिली जिन्हें वो डीमंस कहता है। बॉयड उसकी बातों को नजरअंदाज करके जंजीरों को तोड़ने लगता है और तभी यहाँ पर एक बॉक्स में गाना बजना शुरू हो जाता है। आदमी बॉयड को कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि गाने के रुकते ही वो डीमंस आ जाएंगे, लेकिन बॉयड ने बिना किसी की परवाह करे एक जंजीर को तोड़ दिया और तभी गाना बंद हो गया। बॉयड देखता है कि आदमी के अंदर कुछ अजीब से कीड़े चल रहे थे और तभी आदमी अचानक से बॉयड को घायल करके कहता है कि मेरा लहू अब तक तुम्हारा लहू हुआ। इसके बाद आदमी मर जाता है। बॉयड जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला वो अचानक से जंगल के बीच मौजूद खंडहरों में पहुंच गया। वहीं टबिथा और विक्टर अभी तक जंगल में ही फंसे हुए थे और तभी इन्हें एक ट्रक दिखाई दिया। दोनों जल्दी से उसके अंदर छुप गए। बॉयड भी किसी तरह मॉन्स्टर्स से छुपता हुआ इनके ट्रक के पास पहुंच गया। जैसे ही ये दरवाजा बंद करने वाले थे तभी यहाँ पर उसी बस का लड़का एल्जिन मॉन्स्टर्स से बचता हुआ आया। बॉयड उसे जल्दी से अंदर लेकर दरवाजे पर तावीज को लटका देता है। इस तावीज को अगर घर जा गाड़ी के अंदर दरवाजे पर रख दिया जाए तो वो मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आते। वही टाउन के अंदर डोना के गोली चलाने से जो लोग इधर उधर भाग गए थे वो अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं और तभी मॉन्स्टर्स यहाँ आकर उन्हें मार देते हैं। हालांकि फातिमा उन्हें छुपने के लिए कह रही थी। वही एक बूढ़ा कपल बस के अंदर छुपा हुआ था और तभी
यहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर दोनों को मार देता है। इसी तरह बार के अंदर भी एक लड़का लड़की मॉन्स्टर्स की बात मानकर दरवाजा खोल देते हैं और इसके बाद तो भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकता। वही जिम और टॉम घर के नीचे चुपचाप बैठे थे क्योंकि ऊपर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और तभी बस वाला लड़का भारी दबाव सहन न कर पाने की वजह से चिल्लाता हुआ मर जाता है। उसकी आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर नीचे आ गया और टॉम पर टूट पड़ा। दर्द से चिल्लाते हुए टॉम की आवाज डाइनर में बैठे सभी लोग सुन रहे थे। जूली को अपने डैड की फिक्र होने लगी, लेकिन अभी हालात के आगे सभी बेबस थे। सुबह होने का इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब सुबह होते ही सभी टूटे हुए घर की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर्स ने टॉम को बुरी तरह से मार दिया था, लेकिन जिम किसी तरह बच जाता है। लोगों का ये भयानक मंजर देखकर बस के सभी यात्रियों को समझ आ जाता है कि वो सभी अब इस नर्क में फंस चुके हैं। वही बॉयड देखता है कि जो कीड़े उस आदमी के अंदर थे अब उसके अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। टाउन वापस आते ही एलिस यानी बॉयड का बेटा उससे पूछता है कि क्या उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला, लेकिन बॉयड उसे फिलहाल कुछ नहीं बताता क्योंकि अभी तक वो खुद कुछ समझ नहीं पाया था। वही विक्टर जब अपने कमरे में वापस आता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और उसका कुछ कीमती सामान भी गायब था। विक्टर को पता चलता है कि जेड उसके कमरे में आया था। वो बिना देर करे जेड के पास पहुंचता है। जेड भी उसका सामान वापस कर देता है। इसके बाद जेड उसे वही तस्वीर दिखाता है जो उसे डायरी में से मिली थी। तस्वीर के अंदर छोटा विक्टर दिखाई दे रहा था, इसलिए जेड उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर बिना कुछ बताए यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब टैबिथा जूली के साथ वेयरहाउस से कुछ कपड़े लेने आई थी क्योंकि उनका सारा सामान घर के नीचे ही दब गया था। जैसे ही दोनों कपड़े लेकर बाहर निकली तभी टैबिथा को सड़क पर दो डरावने बच्चे खड़े हुए दिखाई दिए। हैरानी की बात ये थी कि एक बच्ची उसे गुफाओं में भी दिखाई दी थी। डर के मारे टैबिथा जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। घर आते ही टैबिथा देखती है कि ईथन ने खेलते हुए बिल्कुल वैसा ही ढांचा बना दिया जो उसने गुफाओं के अंदर देखा था और तभी वही डरावने बच्चे उसे फिर से दिखाई दिए। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो टैबिथा से मदद मांग रहे हैं, लेकिन टैबिथा ईथन को लेकर घर के अंदर भाग जाती है। वही केनी जब चर्च में कुछ ढूंढ रहा था तभी उसे बेसमेंट में सारा मिलती है। सारा जो कि बॉयड के साथ जंगल में गई थी और सभी ने उसे मरा हुआ मान लिया था और अचानक से वो केनी को यहाँ पर मिलती है। केनी जल्दी से बॉयड को बुलाकर लाता है। अब सारा की सच्चाई सिर्फ फादर खत्री और बॉयड को ही पता थी, इसलिए बॉयड सारा से अकेले में बात करना चाहता था ताकि केनी को ना पता चले कि उसके डैड की मौत सारा की वजह से ही हुई थी। केनी के जाते ही बॉयड सारा से पूछता है कि उसे पेड़ के अंदर धकेलने के बाद सारा खुद कहाँ चली गई थी। सारा बताती है कि वो भी उसी पेड़ के अंदर घुसी थी, लेकिन वो इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गई। अब सारा ने ऐसे कांड किए थे कि अगर बॉयड उसे टाउन वालों के सामने ले गया तो उसे भी फ्रैंक की तरह बॉक्स में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बॉयड ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए बॉयड केनी को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि सारा ही है जो इन्हें इस जगह से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। बातें करते हुए बॉयड की तबीयत अचानक से खराब होने लगी और वही कीड़े उसके अंदर तेजी से दौड़ने लगे, इसलिए केनी उसे क्लिनिक में एडमिट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टैबिथा अपने पति जिम से मिलती है। जिम उसे बताता है कि रेडियो काम कर गया था, लेकिन सामने से किसी आदमी ने उसे धमकी दी मानो जैसे इस जगह को वही आदमी कंट्रोल कर रहा है और ये टाउन सिर्फ उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन टैबिथा को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था क्योंकि जब उसने नीचे बिजली की वायर्स को देखा था तब उनका कनेक्शन किसी के साथ नहीं था। तो आखिरकार इस टाउन में बिजली आ कहां से रही थी। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर रैंडल जो कि उसी बस में सवार था वो हंगामा खड़ा कर देता है, इसलिए डोना उसे कॉलोनी हाउस से बाहर निकालकर बस के अंदर रहने के लिए कहती है और एक तावीज भी छोड़कर जाती है ताकि मॉन्स्टर्स उसे कोई नुकसान न पहुंच सके। वहीं केनी अब तक सच्चाई से वाकिफ हो चुका था क्योंकि सारा ने खुद उसे बता दिया था कि उसके डैड की मौत सारा की वजह से ही हुई है। इसलिए केनी बॉयड पर भी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि सब कुछ जानने के बावजूद भी बॉयड ने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। अब रात भी हो जाती है और जब रैंडल बस के अंदर सो रहा था तभी मॉन्स्टर्स दरवाजा खटखटाने लगे। अनजाने में रैंडल दरवाजा खोलना ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि बाहर खड़े लोग इंसान नहीं हैं। इसके बाद रैंडल सभी मॉन्स्टर्स को चिढ़ाने लगा क्योंकि जब तक उसके पास तावीज है मॉन्स्टर्स उसे कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जेड जब उस तस्वीर को देख रहा था तभी तस्वीर वाला आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे वही निशान दिखाने लगा जो जेड को बार बार दिखाई दे रहा था।
अगली सुबह केनी ने पूरे टाउन के लोगों को बता दिया कि सारा अभी भी जिंदा है। इसीलिए टैबिथा और जिम दोनों उससे मिलने के लिए चर्च पहुंचते हैं। टैबिथा सारा को धमकी देती है कि वो उसके परिवार से दूर रहे, क्योंकि पिछले पार्ट में सारा ने टैबिथा के बेटे ईथन को मारने की कोशिश की थी। अब जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा उन्हें पता होगा कि क्यों सारा ने ईथन को मारना चाहा और ये लोग आखिर इस टाउन में कैसे फंस गए थे। वहीं अब सारा अपने पुराने घर में जाती है जहां वो पहले रहा करती थी। अब क्योंकि टाउन के सभी लोग उसकी सच्चाई जान चुके थे, इसीलिए वो उससे काफी बुरा बर्ताव करते हैं और केनी तो उसका कीमती सामान भी तोड़ देता है। वही विक्टर जेड से मिलकर उसके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था, लेकिन पहले वो उसे वायलिन बजाने के लिए कहता है और अपने साथ लेकर जंगल के बीच बहुत सारी गाड़ियों के पास ले आता है। विक्टर बताता है कि जब वो बचपन में मॉन्स्टर्स से काफी डरा होता था, तब उसकी मॉम इसी जगह पर वायलिन बजाकर उसे शांत करती थी। अब जेड उसके लिए वायलिन बजाता है और बाद में विक्टर बताता है कि तस्वीर वाले आदमी का नाम क्रिस्टोफर है। क्रिस्टोफर पहले लोगों को बहुत हंसाता था और जब उसे वो निशान दिखाई देने लगे जो अब जेड को दिख रहे हैं, तब से वो पूरी तरह बदल गया और तभी से टाउन में बुरी चीजें होनी शुरू हुई थी। विक्टर अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी क्रिस्टोफर को ही मानता था। वहीं दूसरी तरफ हम टैबिथा को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स की गुफा के बाहर आकर उसी ढांचे को वापस से बनाती है और बच्चों को पुकारने लगती है और तभी यहाँ पर वही बच्चे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या ज्यादा होती है। बच्चे उसे चारों तरफ से घेर कर सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहे थे, जैसे वो टबिथा से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर जेड आकर उसे होश में लाता है। वहीं टाउन के अंदर जब बॉयड केनी की मॉम से बात करके डाइनर से बाहर निकला, तभी अचानक से वो एक खाली कमरे में पहुंच गया जहां उसके सामने वही बॉक्स वाली लड़की नाच रही थी। वो बॉयड को भी अपने साथ नचाने लगी और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलने लगे। जैसे लड़की बॉयड को बताना चाहती है कि उसके अंदर भी यही कीड़े मौजूद हैं, पर तभी बॉयड को होश आ जाता है। केनी बॉयड को लेकर बाहर टहलने आ जाता है ताकि उसे अच्छा महसूस हो, लेकिन शेल्टर के पास पहुंचते ही बॉयड को वही बॉक्स वापस से नजर आता है और वही लड़की इस बार शेल्टर के अंदर से निकलकर बाहर आती है। हैरानी की बात ये थी कि केनी को वो दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर डोना सारी सब्जियों को स्टोर करने के लिए लेकर जा रही थी, क्योंकि पिछले तूफान के बाद इनकी ज्यादातर फसलें नष्ट हो चुकी थी। इसलिए वो कॉलोनी हाउस की सारी जिम्मेदारी एलिस और फातिमा पर छोड़कर चली जाती है। वही बॉयड की हालत खराब होते देख केनी उसे क्लिनिक लेकर चला जाता है। अब रात भी हो चुकी थी और जब बॉयड अकेला बैठा था, तभी उसे वही बॉक्स एक बार फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वही लड़की उसे मारने की कोशिश करती है और तभी यहाँ पर मरियल आकर उसे होश में लाती है। वही कॉलोनी हाउस के अंदर खाने की कमी को लेकर झगड़ा हो जाता है और जब एलिस सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक आदमी ने उसके पेट में चाकू मार दिया। अब घाव गहरा होने की वजह से एलिस का बहुत खून बह जाता है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अगर जल्द ही उसे क्लिनिक लेकर नहीं जाया गया तो एलिस की मौत भी हो सकती है। इसलिए एल्जिन हिम्मत दिखाता हुआ मॉन्स्टर्स के बीच से एक वैन को लेकर दरवाजे के बाहर आता है। मॉन्स्टर्स के इन तक पहुंचने से पहले ये जल्दी से वैन के अंदर बैठकर निकल लेते हैं। अब क्लिनिक पहुंचते ही क्रिस्टी जल्दी से एलिस का इलाज करती है। क्रिस्टी बताती है कि खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसके ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, इसलिए इनमें से किसी को अपना खून एलिस को देना होगा। अब यहाँ पर ओ नेगेटिव ब्लड सिर्फ बॉयड के पास था, लेकिन बॉयड खून देने से मना कर देता है। उसे डर था कि जो कीड़े उसके अंदर मौजूद हैं, खून देने से वो एलिस के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर बॉयड कुछ सोचता हुआ क्लिनिक से बाहर निकल गया और मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुलाने लगा, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स बॉयड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब बॉयड अपने प्लान को अंजाम में लाता है। वो एक कट अपने हाथ पर लगाकर दूसरा कट स्माइली मॉन्स्टर के गले पर लगाता है और हाथ रखकर कहता है कि मेरा खून अब तेरा खून है हरामजादे। इसके बाद बॉयड के सारे कीड़े मॉन्स्टर के अंदर चले जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर मौके पर ही तड़पता हुआ मर जाता है। इसके बाद बॉयड एलिस को खून देकर उसकी जान भी बचा लेता है। वही फातिमा क्रिस्टी से अपना चेकअप करवाती है और क्रिस्टी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन खुश होने की बजाय फातिमा परेशान हो जाती है। अगली सुबह होते ही सभी मॉन्स्टर को देखने बाहर आते हैं। ये टाउन में पहली बार हुआ था कि किसी इंसान ने एक मॉन्स्टर को मारा है। अब इनके अंदर मॉन्स्टर्स के बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी, इसलिए ये उसे एक चादर में लपेटकर क्लिनिक के अंदर ले जाते हैं। अब पोस्टमार्टम करने पर इन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर भी एक इंसान ही है, लेकिन इसके अंदर खून पूरी तरह सूख चुका है और तभी इन्हें मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड मिल जाता है।
बॉयड उसे एक बोतल के अंदर इकट्ठा कर लेता है। उसे लग रहा था कि शायद इस लिक्विड की मदद से वो बाकी मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। इसके काफी देर बाद जब मरियल क्लिनिक में अकेली थी, तभी वो देखती है कि मॉन्स्टर अपनी जगह पर नहीं है। वो जल्दी से भागकर बॉयड को बताती है और तभी उसे वही बॉक्स नजर आता है जो बॉयड को दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और ये सब उसका एक सपना था। वहीं दूसरी तरफ टैबिथा जेड से मिलती है और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे उन्हें अजीब चीजें नजर आती हैं, जैसे जेड को वो निशान और मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वही टैबिथा को डरावने बच्चे बार बार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद टैबिथा जेड के निशानों को देखकर बताती है कि उसने यही निशान गुफाओं के अंदर देखे थे जहां पर वो मॉन्स्टर्स सोते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्जिन जब जूली से बातें कर रहा था, तब वो बताता है कि उसे ये टाउन सपनों में दिखाई देता था। अब हमें पता चलता है कि पहली बार टाउन के अंदर आने पर एल्जिन इसीलिए घबरा गया था क्योंकि उसे इस जगह के बारे में पहले से ही मालूम था। एल्जिन बताता है कि कोई ऐसी जगह यहाँ पर मौजूद है जो उसे अभी याद नहीं आ रही। जूली उसे एक सुझाव देती है और बाथटब के अंदर लेटकर याद करने के लिए कहती है। वही विक्टर ईथन के साथ मौसम का अनुमान लगा रहा था। विक्टर बताता है कि 40 साल में ये पहली बार हुआ है कि इस जगह का मौसम चेंज हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि टाउन में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद हम रात में देखते हैं कि एल्जिन जूली की बात मानकर बाथटब के अंदर लेट जाता है और तभी उसे भी वहीं बॉक्स दिखाई देता है और अगले ही पल एक डरावनी चुड़ैल उसे पानी के अंदर डुबोने लगती है। लेकिन ये सब उसका एक सपना था। अब अगले दिन हम केनी को देखते हैं जिसके सेल फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। डरता हुआ केनी जब कॉल रिसीव करता है तो आगे से एक आदमी पहेलियां में कुछ बोल रहा था। वो कहता है कि वो लोग आ चुके हैं और 3 लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो गाने को बंद करना होगा। इसके बाद केनी को भी वही बॉक्स दिखाई देता है और एक मक्खी उसे काट लेती है। लेकिन अगले ही पल उसकी मॉम उसे जगाती है क्योंकि वो भी एक सपना देख रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सपने में काटने के बावजूद भी मक्खी का निशान असल जिंदगी में दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर उस आदमी की बात सच हो रही थी क्योंकि उसने बताया था कि इस जगह पर मॉन्स्टर्स से भी खतरनाक चीजें मौजूद है जो आपको सपनों में भी जीने नहीं देती। वही जिम रैंडल के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो दोनों पूरी रात जिम की आरवी में बिताने वाले थे क्योंकि रैंडल को शक था कि ये सब जो कुछ भी टाउन में हो रहा है इसके पीछे बॉयड और डोना का हाथ है। हालांकि कि जिम को ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो रैंडल को शाम को आरवी के पास मिलने के लिए कहता है। वही विक्टर टैबिथा को अपने साथ लेकर उसी गाड़ियों वाली जगह पर आया था। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विक्टर को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो चीजों को याद रखने के लिए उनकी पेंटिंग बना लिया करता था। और यहीं पर जब वो अपनी पुरानी तस्वीरों को देखता है तो उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे और उसकी बहन को शेल्टर के अंदर रहने के लिए कहकर खुद बाहर चली गई थी। लेकिन उसकी बहन भी अपनी माँ के पीछे चली जाती है और विक्टर अकेला ही शेल्टर के अंदर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। टैबिथा एक टावर की तस्वीर दिखाकर विक्टर से पूछती है। विक्टर बताता है कि शेल्टर से निकलने के बाद उसकी माँ इसी टावर के अंदर जाने वाली थी क्योंकि उसे भी वही बच्चे दिखाई दे रहे थे जो कि टैबिथा को दिखाई देते हैं। और अब टैबिथा को समझ आता है कि वो बच्चे उससे मदद मांग रहे हैं, जैसे कि वो विक्टर की माँ मिरांडा से मांगते थे। और अगर टैबिथा को उनकी मदद करनी है तो उसे भी इस टावर में जाना होगा। अब ये वही टावर था जिसे पिछले पार्ट में बॉयड और सारा ने जंगल के बीच देखा था। वहीं क्लिनिक के अंदर बॉयड देखता है कि मॉन्स्टर की डेड बॉडी से बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं और ये वही कीड़े थे जो केनी को सपने में दिखाई दिए थे। अब डोना भी यहाँ पर आ जाती है और वो जल्दी से डेड बॉडी को जलाने के लिए कहती है। अब जब ये डेड बॉडी को लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे तभी रैंडल चुपके से इन्हें देख लेता है। रैंडल को तो पहले से ही इन पर शक था और अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब शाम होते ही जिम आरवी के पास पहुंच जाता है और तभी वो देखता है कि रैंडल ने डोना को पेड़ से बांध रखा है। वही टाउन के अंदर जब बॉयड और केनी डेड बॉडी को जलाकर वापस आ रहे थे तभी एक आदमी खून से लथपथ अपने घर से बाहर निकला। घर के अंदर जाकर देखने पर पता चला कि उसकी पत्नी को किसी ने बुरी तरह मार दिया था। आदमी बताता है कि वो सो रही थी और अचानक से नींद में कुछ बड़बड़ाती हुए बुरी तरह फट गई। दरअसल औरत ने नींद में उसी पहेली को बोला था जो कि केनी को उसी सेल फोन पर सुनाई दी थी कि वो आ रहे हैं और अपने साथ 3 लोगों को लेकर जाएंगे। अगर उन्हें रोकना है तो म्यूजिक को बंद करो। अब यहाँ शायद उसी जगह की बात हो रही है जहाँ बॉयड उस आदमी से मिला था और उसने आदमी के अलावा वहाँ पर 2 और लोगों के कंकाल देखे थे। मतलब टोटल 3 लोग हुआ करते थे वहाँ पर कभी। लेकिन अब वो जगह बिल्कुल खाली है, इसलिए शायद वो डीमंस यहाँ से 3 लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। अब बॉयड सभी टाउन वालों को आगाह करने के लिए कहता है कि आज रात कोई भी सोएगा नहीं क्योंकि ये डीमंस नींद में शिकार करते हैं।
जूली बताती है कि उसके डैड आरवी में है, इसलिए बॉयड उन्हें वहां पर जाकर बता दे। अब जल्द ही रात होने वाली थी और हम देखते हैं कि वहीं कीड़े उड़ते हुए कॉलोनी हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। वही जंगल के अंदर जिम डोना को ऐसे बांध कर नहीं रखना चाहता था, इसलिए रैंडल और जिम के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर बॉयड आकर रैंडल को बंदूक की नोक पर ले लेता है। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था, इसलिए बॉयड सभी को वैन के अंदर बैठने के लिए कहता है, लेकिन वैन की चाबी रैंडल के पास थी और वो उसे जंगल में फेंक देता है। खुशकिस्मती से इनके पास तावीज था, इसलिए अब इन्हें पूरी रात आरवी के अंदर ही बितानी होगी। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर एलिस को फातिमा और अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी, लेकिन क्रिस्टी उसे शांत रहने के लिए कहती है। दरअसल फातिमा कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन अब अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी। वही वैन के अंदर बॉयड कुछ गोलियों पर वही लिक्विड लगा रहा था जो उसने मॉन्स्टर की बॉडी से निकाला था। बॉयड देखना चाहता था कि क्या इस लिक्विड से बाकी मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है। अब मॉन्स्टर्स भी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स इनसे कुछ दूरी पर खड़े हो गए हैं। ये काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि अक्सर मॉन्स्टर्स ऐसा कभी नहीं करते थे। और तभी रेडियो पर वही म्यूजिक बजना चालू हो जाता है जो बॉयड को उस बॉक्स के अंदर सुनाई देता था। बॉयड बताता है कि म्यूजिक के बंद होने से पहले उन्हें इस जगह से बाहर निकलना होगा, नहीं तो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और तभी म्यूजिक बंद हो जाता है और कोई अनजान ताकत गाड़ी को नीचे से ठोकने लगती है। डर के मारे रैंडल पीछे वाली खिड़की तोड़कर भाग जाता है। बॉयड भी डोना और जिम को वैन स्टार्ट करने लिए कहकर खुद मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करता है और तभी उसे गाड़ी के अंदर उसकी पत्नी एबी दिखाई देती है। वो बॉयड को अपने पास बुला रही थी, लेकिन बॉयड जानता था कि ये सिर्फ उसका एक भ्रम है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके वैन के अंदर बैठकर निकल लेता है। लेकिन रैंडल मॉन्स्टर्स से बचने के लिए उलटी दिशा में भागा था, इसलिए वही कीड़े उसे पकड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं। वही कॉलोनी हाउस के अंदर एक औरत टिली फातिमा को देखते ही समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। पास बैठा ईलजिन जब ये बात सुनता है तो वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने सपने में ये सब पहले ही देख रखा था। उसके कुछ बताने से पहले ही यहाँ पर बॉयड, डोना और जिम आ जाते हैं। वही ऊपर मेरियल जब अकेली थी तभी उसके पास वही कीड़े आकर उसके अंदर चले गए। बॉयड और क्रिस्टी उसे होश में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वहीं घर के अंदर जूली के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। अब हमें पता चलता है कि 3 लोग यानी कि रैंडल, मरियल और जूली को वो ले गए। अब अगली सुबह डोना कुछ लोगों के साथ रैंडल को ढूंढकर वापस टाउन ले जाती है। वही बॉयड सारा को अपने साथ लेकर उसी जगह पर आता है जहां वो आदमी उसे बंधा हुआ मिला था। खंडहरों के अंदर जाते ही सारा को आवाजें सुनाई देने लगी। सारा बताती है कि जूली, रैंडल और मरियल तीनों मर रहे हैं। अगर उन्हें बचाना है तो बॉयड को म्यूजिक बंद करना होगा। सारा उसे बताती है कि म्यूजिक बॉक्स यहीं पर है, वो उसे सुन सकती है, लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ टैबिथा अब उस टावर में जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर वो उन बच्चों की मदद कर दे तो शायद वो सभी इस टाउन से आजाद हो जाएंगे, और क्या पता जूली भी इससे सही हो जाएगी। टैबिथा बिना देर करें विक्टर से टावर का रास्ता पूछती है, पर विक्टर को भी टावर तक जाने का रास्ता नहीं पता, लेकिन उसे वो पेड़ याद था जिससे उसकी माँ टावर तक जाने वाली थी। विक्टर टैबिथा को साथ लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। जाने से पहले विक्टर उसे अपना लंच बॉक्स देता है जिसके अंदर वो कुछ खाने की सामान लाया था। इसके बाद पेड़ के अंदर घुसते ही टैबिथा जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई और उसके सामने वही टावर मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ हम जेड को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स की गुफा के अंदर जाने वाला था, क्योंकि टैबिथा ने उसे बताया था कि जो निशान जेड देख रहा है वो गुफाओं में भी मौजूद थे। जवाब ढूंढने के लिए जेड अंदर घुस जाता है और एक जगह पर पहुंचने के बाद उसे वही बच्चे दिखाई देते हैं। बच्चे जोर जोर से एक ही शब्द दोहरा रहे थे, अंकुए अंकुए, और उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनकी इसी जगह पर बलि दी है। और जब जेड ऊपर देखता है तो उसे पेड़ों के बीच से वही निशान दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। वही टाउन के अंदर सभी लोगों को लग रहा था कि वो जल्द ही मरने वाले हैं, इसलिए एलिस और फातिमा शादी कर लेते हैं। बॉयड भी अपने बेटे की शादी में मौजूद होता है और तभी एलिस ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बॉयड के दिमाग की बत्ती जल उठी। दरअसल बॉयड जब चारों तरफ से बंद उस जगह पर फंसा हुआ था तभी उसने अपनी जेब से लाइटर निकालकर आग जलाई थी और उसके बाद ही ये सब शुरू हुआ था।
इसीलिए वो एक मशाल लेकर वापस से खंडहरों के पास पहुंचता है और जैसे ही उसने मशाल जलाई बॉयड उसी जगह पर पहुंच गया। अब जहां पहले वो आदमी और कंकाल बंधे हुए थे उनकी जगह अब जूली रैंडल और मरियल थी। बॉयड को अच्छी तरह से याद था कि उसे म्यूजिक को बंद करना है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही बॉयड म्यूजिक बॉक्स को तोड़ने वाला था तभी उसे अपनी पत्नी एबी दिखाई दी। एबी उसे म्यूजिक बंद करने से मना करती है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो आगे चलकर उन्हें ऐसा भयानक मंजर देखने को मिलेगा जिसके आगे वो मौत की भीख मांगेंगे। मतलब एबी कहना चाहती थी कि ये बस एक शुरुआत है, आगे और भी खतरनाक चीजें इनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन बॉयड उन्हें इस दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए वो म्यूजिक बॉक्स तोड़ देता है जिससे तीनों एक एक करके होश में आने लगते हैं। अब बॉयड जोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम मुझे कभी तोड़ नहीं सकते। वहीं टबिथा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और तभी उसी सफेद कपड़े वाले लड़के ने उसे घर जाने का कहकर टावर से नीचे धक्का दे दिया। इसके 3 दिन बाद टबिथा की आंख एक अस्पताल के अंदर खुली। डॉक्टर उसे बताती है कि वो उन्हें जंगल के बीच बेहोश मिली थी। अब टबिथा बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि अब वो टाउन से तो बाहर निकल गई लेकिन अपने परिवार से अलग हो गई। अब आपने ये बात नोटिस की होगी कि जितना ये टाउन से बाहर निकलने का सोच रहे थे उतना ही उसके रहस्य के नीचे दबते चले जा रहे हैं। अब क्योंकि एबी ने बॉयड को चेतावनी दी थी कि आने वाला वक्त बहुत भयानक होने वाला है। अब क्या सच में उन बच्चों का बलिदान देकर ही इस टाउन को श्रापित किया गया था और क्या उन्हें बचाने से ही ये सभी इस टाउन से बाहर निकल सकते हैं? अब आगे जो इनके साथ होने वाला है उसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसका पार्ट 3 आपको कब तक चाहिए, क्योंकि मैं तो अगले संडे तक सोच रहा हूँ। और जिसने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी चैनल पर जाकर देखे। वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि पार्ट 3 का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।